कोलिग्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पस। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम इसको बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास mv, मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा हो, कंजर्व हो रहा हो। इतना क्लियर हो गया। और हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसकी मतलब थ्योरी क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया है, फिर हम इसकी जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फाइंड करेंगे। क्लियर बेटा। तो देखो, लेट अस कंसीडर ए मास ऑफ वॉल्यूम टाउ। हमने एक मास कंसीडर करा, ठीक है, और कितने वॉल्यूम का, टाउ वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास है, जो ये हमने वॉल्यूम लिया है टाउ, इसका जो मास है वो क्या है, m, जो कि मेरे पास क्या है, इनक्लोज्ड है बाय सरफेस एस से। तो सरफेस एस से इनक्लोज्ड हो गया। इन मोशन एट टाइम t, मोशन में है, यहाँ के जो ये फ्लूइड्स है ये मोशन में है एट टाइम t। तो हमने क्या किया, जो ये वॉल्यूम है पूरा का पूरा, इसमें से मैंने वॉल्यूम यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। इतना मतलब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें से मैंने वॉल्यूम का ये इतना एलिमेंट ले लिया, तो इसको मैंने क्या बोला, डी टाउ। डी टाउ बी एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, एलिमेंट है। देन द मास ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस, और जहाँ रो मेरे पास क्या है, बीइंग द डेंसिटी ऑफ द विस्कस फ्लूइड। आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम मान लिया, उस जो ये एलिमेंट है ये वाला पोर्शन, देखो ये डी टाउ वाला, जो ये वाला पोर्शन है इसका मैंने वॉल्यूम मान लिया डी टाउ। अब मुझे इसकी मास की बात करनी है। अब देखो, अब मुझे पता है कि रो मेरे पास क्या है, डेंसिटी है विस्कस फ्लूइड की। इतना क्लियर हो गया। तो मुझे यहाँ पे अब ये देखना है कि जो ये मैंने यहाँ पे लिया है इसका मास क्या होगा। तो मास और डेंसिटी एंड वॉल्यूम, तो इन तीनों का रिलेशन जो होता है वो मेरे पास ये होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे मास फाइंड करना है, तो मास आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये इधर अपोन में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो, डेंसिटी मेरे पास क्या है, रो, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, डी टाउ। तो मेरे पास मास ही निकल के आ जाएगा, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो, इससे आगे बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, पहले यहाँ से ये रफ कर दें। यहाँ पर हम जब ये पोर्शन करेंगे, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेस काम करेंगे। सबसे पहले आएगा मेरे पास इनर्शिया फोर्स, बॉडी फोर्स, और यहाँ पे सरफेस। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए हमें इनर्शिया फोर्सेस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास इनर्शियल फोर्सेस क्या होगा, बॉडी फोर्स क्या होगा, सरफेस फोर्स क्या होगा। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से, इन तीनों को ही लेकर हम यहाँ पे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज इनर्शियल फोर्सेस, या हम किस तरीके से इनर्शियल फोर्स यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखो, लेट द एलिमेंट मूव्स विद द वेलोसिटी क्यू। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो मूव किस वेलोसिटी से कर रहा हो, क्यू वेक्टर से। तब मेरे पास द इनर्शियल फोर्स ऑन द एलिमेंट, तो इनर्शियल फोर्स मेरे पास क्या होगा, वो होता है F बराबर एम ए। ठीक है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा है ना, F बराबर फोर्स बराबर एम ए, वही चीज़ है यहाँ पे। और मेरे पास ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और m मेरे पास क्या होता है बेटा, मास होता है। और ये क्या होता है मेरे पास, ए वेक्टर, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब देखो जो एलिमेंट की बात करें कि ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये जो है मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी क्यू वेक्टर, क्योंकि ये भी मेरे पास वेलोसिटी क्या है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्यू वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो जब मैंने इनर्शियल फोर्स निकाला तो एफ बराबर एम में, तो मेरे पास एम इस एलिमेंट का मास क्या है मैंने अभी निकाला, ये आ गया। अब एक ही जगह मैंने ये रखा हुआ, ये कैसे रखा देखो, हमारे पास जब एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है, ठीक है। ओके क्लियर। पर यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी है यहाँ पे है मेरे पास दिस, तो एक्सेलरेशन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इनर्शियल फोर्स फाइंड करना था, वो होता है F बराबर m में, m मेरे पास मास है। अब मास किसका है, इस एलिमेंट का, जो एलिमेंट मूव करा, तो इस एलिमेंट का मास तो मैंने अभी निकाला है बेटा, वो रख दिया यहाँ पे। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से मैंने बता दें ये इसके इक्वल होता है, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इनर्शियल फोर्स निकल गया। पर ये इनर्शियल फोर्स निकला किसका, मेरे पास सिर्फ इतने एलिमेंट्स का निकला है। अगर मैं पूरे के पूरे वॉल्यूम सिर्फ इतने इतने पोर्शन का, अगर मैं पूरे के पूरे वॉल्यूम का निकालना चाहूँ, मतलब मैं इस पूरे का निकालना चाहूँ, तो जब हम टोटल निकालते हैं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। इतना क्लियर बेटा। तो हमें यहाँ पे द रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्स मतलब टोटल निकालना हो, तो जो मेरे पास इस एलिमेंट का आया है, ये आया मेरे पास रो डी क्यू अपॉन डी टी और डी टाओ, तो इस पूरे में हमने लगा दें यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनर्शियल फोर्स, ठीक है बेटा। या हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम का रेट मतलब के चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। इतना क्लियर हो गया। किस तरीके से फाइंड किया, सबसे पहले हमने इस छोटे से एलिमेंट का मास फाइंड किया, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने मान लिया, डेंसिटी हमें पता है, तो हमने इसका मास फाइंड कर लिया। इस एलिमेंट का मास फाइंड करने के बाद हमने इसका क्या निकाला, इनर्शियल फोर्स निकाला। तो जब इसका निकाल लिया, मुझे पूरे का चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूँगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई बॉडी होती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स बना देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो हम उसमें से किसी भी एक छोटे पार्ट्स का निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो हमारे पास पूरे का आ जाता है। इतना के लिए तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे वर्क चल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 3, क्योंकि आपको ही पता होगा लाइन इंटीग्रल के लिए सिंगल का यूज़ होता है, सरफेस के लिए डबल का यूज़ होता है, जब वॉल्यूम की बात चलती है तो ट्रिपल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे किया है, ओके बेटा। तो टोटल के लिए हमने ये चीज़ आ गई, इसका हमने टोटल निकाल दिया, तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं एंड द इनर्शियल फोर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो हमें यहाँ पे मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए जो सबसे पहली नीड थी वो थी इनर्शियल फोर्स की, वो हम फाइंड कर चुके। अब देखते हैं हम बॉडी फोर्स किस तरीके से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट सरफेस फोर्स। क्लियर बेटा। अब देखो बॉडी फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, तब हमारे पास रिजल्टेंट बॉडी फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वही टोटल की बात चल रही है तो ट्रिपल में आएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल में तो लाइन से रिलेट होता तो लाइन, सरफेस से रिलेटेड होता तो सरफेस के लिए, और वॉल्यूम से रिलेट कर रहा था वॉल्यूम वाला, ठीक है बेटा। ये चीज़ आप माइंड में सेट करके रखना। अब जो बॉडी फोर्स वाली बात आ रही है, इसके लिए देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे चाहे और कुछ भी होता, मैंने यहाँ पे एक्स माना तो यहाँ पे एक्स फैक्टर ही ले लिया। एक्स फैक्टर जो है वो मेरे पास जो है बॉडी फोर्स है पर यूनिट मास, जो ये एक्स है ना, ये मेरे पास बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है,
इतना क्लियर हो गया। तब मुझे अगर टोटल बॉडी फोर्स निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे डेंसिटी लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो ये मेरे पास बॉडी फोर्स पर यूनिट मास जो भी होता है वो आता है यहाँ पे, और डीवी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो भी डोमेन गिवन होगा हमें, ठीक है। अगर मुझे जैसे यहाँ पे सिंपल सा ये होता है, डब्ल्यू होता है हमारे पास डोमेन, जो भी जिस भी डोमेन में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे तो वॉल्यूम वाला डोमेन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब बॉडी फोर्स हमें क्या मतलब बॉडी फोर्स पर यूनिट मास गिवन हो तब हम टोटल बॉडी फोर्स इस तरीके से निकालते हैं। अगर इसी को मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास बॉडी फोर्स पर यूनिट मास तो यही है। अब मुझे टोटल मतलब रिजल्टेंट ऑफ द बॉडी फोर्स मतलब टोटल मेरे को बॉडी फोर्स निकालना हो तो मैंने इसको डिनोट किया एफ बी से, एफ बी वेक्टर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इनर्शियल फोर्स को इस तरीके से मतलब एफ आई ले लो यहाँ पे, ठीक है, इनर्शियल से, और यहाँ पे बॉडी फोर्स की बात करें तो एफ बी। तो अगर मेरे पास बॉडी फोर्स पर यूनिट मास मुझे गिवन है और मुझे टोटल बॉडी फोर्स निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास डोमेन है, हमारे पास डोमेन ये है, और यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी और जो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है वो यहाँ पे, और डी यहाँ पे डी वी मतलब वॉल्यूम वाला, तो डी, अब वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे क्या है, टाउ, तो डी टाउ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने अब तक क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से निकाल लिया इनर्शियल फोर्सेस निकाल लिए बेटा, बॉडी फोर्स निकाल लिए। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ मैंने बता दी, ये कहाँ से आई आपको। अब देखो अगला आता है हमारे पास सरफेस फोर्स, ठीक है। अगर मैं सरफेस फोर्स ऑन एन एलिमेंट दिस ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय द वेक्टर। अब देखो जब सरफेस फोर्स हम किसी भी एलिमेंट पर निकालते हैं, मतलब कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं उस पर सरफेस फोर्स निकालती हूँ तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे पास एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई एक्स कैप प्लस के वाई एफ वाई वाई आई वाई कैप प्लस के, मतलब ये इसमें ये कर दिया एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि जब भी हमारे पास कोई भी सरफेस फोर्स हो, मतलब किसी भी एलिमेंट पर, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इस पर अगर सरफेस फोर्स की मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, द सरफेस ऑफ इस एलिमेंट का वो मेरे पास किस तरीके से गिवन होगा, इस तरीके से वेक्टर में गिवन होगा, ठीक है। एफ एक्स आई एक्स कैप प्लस एफ वाई आई वाई कैप प्लस एफ जेड आई जेड कैप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और मेरे पास जो बेटा ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, मेरे पास होती है ये, अब भी बताऊंगी कि ये मेरे पास क्या हो, जो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं ना कि इस एलिमेंट पे मतलब सरफेस फोर्स ऑन एन एलिमेंट दिस ऑफ द सरफेस, ठीक है, सरफेस के इस एलिमेंट पर सरफेस फोर्स जो हमारे पास होता है वो इस तरीके से गिवन होता है, जहाँ पे मेरे पास एफ एक्स क्या है, इसके इक्वल होता है, एफ वाई इसके इक्वल होता है, एफ जेड इसके इक्वल होता है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगी कि ये मेरे पास क्या है और ये पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है, ठीक है। ओके बेटा, अभी देखते हैं। देखो वे हर मेरे पास जो ये आई एक्स कैप आई वाई कैप प्लस आई जेड कैप, ये मेरे पास क्या होंगे, यूनिट वेक्टर, जैसे हम उसमें नहीं करते आई कैप जे कैप के कैप, तो ये भी मेरे पास इसी तरीके से यूनिट वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे दिस इज यूनिट वेक्टर। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। और जो मेरे पास यहाँ पे डी ए वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है, विक्टोरियल एरिया ऑफ द एलिमेंट, जो मेरे पास एलिमेंट है ना उसका विक्टोरियल एरिया, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है यहाँ पे इसका विक्टोरियल एलिमेंट, विक्टोरियल मतलब वेक्टर वाला, एरिया आ गया, तो यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है तो विक्टोरियल एरिया। इतना क्लियर। और यहाँ पे जो मेरे पास जो है ये पी एक्स वेक्टर पी वाई वेक्टर पी जेड वेक्टर, ये जो है मेरे पास कंपोनेंट्स है ऑफ स्ट्रेस वेक्टर, जो स्ट्रेस वेक्टर है ना उसके ये कंपोनेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये ध्यान से समझना, कोई भी सरफेस के मेरे पास इस एलिमेंट पर अगर मैं सरफेस फोर्स की बात करूँ तो वो मेरे पास इस तरीके से वेक्टर इस तरीके से दिया गया है,
ठीक है, ये वाला। और जो मेरे पास ये एफ एक्स, इतना ध्यान रखना, एफ यहाँ पे एफ वेक्टर, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ एक्स होगा वो मेरे पास पी एक्स और जो ये एलिमेंट है इसके डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, पी वाई डॉट प्रोडक्ट, पी जेड डॉट प्रोडक्ट। और ध्यान किस तरीके से रखना, ये आएगा सब में पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। और ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है, ये मेरे पास विक्टोरियल एरिया है उस एलिमेंट का, ठीक है। और जो ये मेरे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, ये मेरे पास है स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीधा जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रेस हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, एंड हमारे पास स्ट्रेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस टॉपिक से रिलेट बात करनी है। तो इन चीज़ों के जो प्रूफ है वो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, वहाँ पे ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करना है, उनका प्रूफ नहीं दिखाना। अदरवाइज अगर हम उनका प्रूफ दिखाते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास वहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, ओके। तो मेरे पास सरफेस के किसी भी एलिमेंट पर अगर मैं सरफेस फोर्स को किसी वेक्टर से अगर दिखाऊं तो मैं इस तरीके से दिखाती हूँ। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और जो मेरे पास एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ जेड है, ये हमारे पास इनके इक्वल होता है। जहाँ पे मेरे पास ये तो एलिमेंट का ही आ गया, और ये मेरे पास शेयरिंग वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, सॉरी शेयरिंग नहीं, स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट। और ये मेरे पास किस तरीके से गिवन है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास जो इनसे पहले टॉपिक्स है उनमें सब चीज़ें ये प्रूफ है, गिवन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो मेरे पास जो पी एक्स वैक्टर होता है वो क्या होता है, मेरे पास देखो सिंपल, आपको यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे हम आई जे के कैप यूज़ करते थे तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड ये यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब पी एक्स आ गया मेरे पास, यहाँ पे पी वाई पी जेड जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट है वो किस तरीके से गिवन है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इनका भी प्रूफ है पूरा, ठीक है। जो स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इनका पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ओके। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे। अब देखो इनको आपको ध्यान किस तरीके से रखना वो चीज़ देखना बेटा। अभी मैं बताऊंगी जो ये सिग्मा एक्स एक्स है, सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स जेड है, ये जो है मेरे पास ये क्या क्या है नीचे बता दूंगी। अभी आप यहाँ पे सिंपल से ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे पी एक्स की बात करूँगी, पी एक्स वेक्टर की, ठीक है, तो आपको किस तरीके से निकालना है, आपको सबसे पहले तो यही लिख लेना है, यहाँ पे आएगा एक, ठीक है। अब देखो कैसे करना, x है यहाँ पे तो सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, इतना क्लियर। सिमिलरली पी वाई वेक्टर है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास एज इट इज ही रहेगा, सब में सारे लिख ही लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y है तो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। यहाँ पे z है तो सिग्मा जेड, सिग्मा जेड, सिग्मा जेड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे x वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना। और आप चेक कर सकते हो सेम यही चीज़ आ रहे हैं, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई एक्स और सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड वाई, एक्स जेड, वाई जेड, जेड, ठीक है। बात समझ आई किस तरीके से ध्यान रखना। हमें ये पता चल गया कि हम किसी भी सरफेस पे कोई एलिमेंट है उस पर सरफेस फोर्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास इस तरीके से वेक्टर से डिनोट होता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास ये होती है और ये तो मेरे पास एलिमेंट है ही है, और ये जो होते हैं मेरे पास होते हैं स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। और जो स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट हैं हम उनको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वो ऐसे इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो मैंने इनको आपको मतलब इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है बेटा, पर आपको यहाँ पे सिंपल इनका रिजल्ट यूज़ करना है। तो आपको मैंने ये चीज़ बता दी
कि इनको ध्यान किस तरीके से रखना है। ठीक है बेटा, हम इनकी एक्सप्लेनेशन या कहाँ से आए, क्यों आए, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर टारगेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक्स की बात करें तो एक्स, वाई की बात करें तो वाई, जेड की बात करें तो जेड, फिर सब में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, क्लियर बेटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो हमने देखो सिंपल, पहले हमने निकाला इनर्शियल फोर्स, फिर निकाला बॉडी फोर्स, अब हम निकाले सरफेस फोर्स। तो देखो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने यहाँ पे इनर्शियल फोर्स निकाला, बॉडी फोर्स निकाला, तो यहाँ पे वॉल्यूम का साइन है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे सरफेस फोर्स में तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ तक अब तक तो कुछ ऐसा नहीं आया, तो हम ऐसा कुछ लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। अब सरफेस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट के लिए निकाला कि एक एलिमेंट पर, ठीक है, जो सरफेस फोर्स है। बट मैंने इस वाले एलिमेंट पे निकाला है बेटा, इस एलिमेंट पे सरफेस फोर्स निकाला। मुझे तो इस पूरे पे चाहिए, तो इस पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। और सरफेस में टोटल कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, डबल इंटीग्रेशन से। जब लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं तो सिंगल से करते हैं, जब हम सरफेस की बात करते हैं तो डबल इंटीग्रल से करते हैं, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम ट्रिपल से करते हैं टोटल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। ओके, तो हम टोटल अगर सरफेस निकालें कि द रिजल्टेंट ऑफ द सरफेसिस इज गिवन बाय, तो मेरे पास वहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो मेरे पास थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये देखिए मेरे पास बेटा ये निकल के आ रहा। अब मैं टोटल करूंगी तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये, एक मिनट, यहाँ पे इसको हटा दो बेटा, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये तो मैंने गॉस डाइवर्जेंस वाला पोर्शन लिखा हुआ जो आगे यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास वहाँ पे क्या है, जो मेरे पास सरफेस एलिमेंट का है वो मेरे पास इस तरीके से गिवन है, एफ वेक्टर इक्वल टू पी एक्स डी ए वेक्टर, अभी पहले जो है वो लिख लेते हैं, डी ए प्लस के पी जेड डी ए। अब देख लेते हैं क्या क्या रहेगा, पी एक्स डी ए पी वाई डी ए पी जेड डी ए, वैक्टर रह रहे और आई दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या, इस पे वेक्टर है, इस पे वेक्टर है, इस पे वेक्टर है, यहाँ पे दिस डॉट डॉट, और ये ऐसे करके है, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आई एक्स दिस, और यहाँ पे आई दिस, और यहाँ पे आई दिस। ये चीज़ है मेरे पास, इतना क्लियर। अब मुझे ये तो एलिमेंट का पता है, पर मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लगा देंगे। ठीक है, टोटल के लिए। ओके बेटा, अब देखो टोटल का जब मैं सरफेस इंटीग्रल लगाऊंगी तो ये मैंने थोड़ा सा बाहर रखा, इस पर यहाँ पर लगा दिया, ये बाहर की साइड, और इस पूरे पर जो रिमेनिंग बचा इस पे मैंने यहाँ पे लगा दिया, और सब चीज़ें एज इट इज। सिमिलरली ये बाहर इस पूरे पे लग गया, ये बाहर और इस पूरे पे लग गया, इतना क्लियर। ठीक है, ओके। अब देखो जो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया था, देखो जैसे मैंने अभी ये बनाया था आपको, यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा एलिमेंट ले लिया था डी ए वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जब सरफेस की बात चल रही है, ठीक है, तो सरफेस की बात चल रही है, तो यहाँ पे भी मेरे पास डी एस ही होगा। ठीक है, सरफेस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जब हम ये विक्टोरियल एरिया देखेंगे, तो एरिया में हम कैसे लिख सकते हैं, विक्टोरियल एरिया जो हमारे पास है, मतलब वेक्टर वाला, तो एन कैप डी एस। ठीक है, क्योंकि सरफेस की बात चल रही है तो हमें यहाँ पे सरफेस लाना पड़ेगा ना, तो हमारे पास जब एरिया को हम इस तरीके से सरफेस में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एन कैप डी एस आता है। ठीक है, इतना क्लियर बेटा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, कि मेरे पास जो यहाँ पे ये डी ए वेक्टर है इसको हम लिखेंगे दिस। ओके, अब देखो जब मैं इसको ये लिख दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास बनेगा ये है मेरे पास आई कैप है, डबल इंटीग्रल है, पी एक्स है, इसकी जगह मैं रख दूंगी ये, रख दिया। सिमिलरली इसकी जगह रख दूंगी ये, इसकी जगह रख दूंगी ये।
रख दिया बेटा। अब हमारे पास आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हमें इसकी नीड क्यों पड़ी बेटा? देखो, जब हमने इनर्शियल फोर्स निकाला, हमने बॉडी फोर्स निकाला, तो वहाँ पे हमारे पास जब टोटल किया तो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल वाला पोर्शन आ रहा था, ठीक है, कि 3 इंटीग्रल आ रहे थे, बट यहाँ पे 2 है, तो हम इनको मतलब कैसे मैनेज करें? तो हमें हमें ये पता है कि गॉस डाइवर्जेंस एक ऐसी थ्योरम है जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देगी, तो हमने उसका सहारा लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अब देखो, जो मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है उसमें किस तरीके से होता है। ये सरफेस इंटीग्रल है, वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पे तो इसकी जगह आ जाता है वॉल्यूम, जो यहाँ पे वेक्टर है वहाँ पे आ जाता है डेल डॉट दिस वेक्टर, और इसमें आ जाता है डीवी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, ये तो बाहर ही रहेगा। इसकी बात करूँ, सरफेस है तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, इतना क्लियर। अब मेरे पास एफ वेक्टर एफ की जगह ये है, ठीक है, तो जब मैं इसको इस वॉल्यूम में लेके आऊँगी तो डेल डॉट मेरे पास आ जाएगा एफ की जगह दिस वेक्टर, ठीक है, इतना क्लियर। और इसके आगे आ जाता है वॉल्यूम, ओके। पर मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बेटा? बीटा, ओके। सिमिलरली ये मेरे पास एज इट इज, इसका सरफेस का वॉल्यूम चेंज हो गया, ये एफ की जगह ये आ जाएगा, तो डेल डॉट पी वाई वेक्टर आ जाएगा, और इसकी जगह डी टाउ, मतलब वॉल्यूम आएगा तो डी वी की जगह डी टाउ हमारे पास है, ठीक है। सिमिलरली दिस वॉल्यूम डेल डॉट पी जेड वेक्टर और डी टाउ, इतना क्लियर हो गया बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो किस तरीके से चेंज किया वो चीज़ समझ आ गई बेटा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास जो डी ए वेक्टर है वो इसके इक्वल है एन कैप डी एस, ठीक है। तो देख लो, ये एफ एस वेक्टर मेरे पास यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है बेटा, ठीक है। ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया बेटा? दिस वॉल्यूम इंटीग्रल, आ देखो यहाँ पे पी एक्स डी टाउ दिस, ये आ गया, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मेरे पास क्या निकल गया यहाँ से? इनर्शियल फोर्स भी निकल गया मेरे पास, यहाँ से बॉडी फोर्स भी निकल गया, देन सरफेस फोर्स भी निकल गया, और तीनों के तीनों मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल में ही निकले, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल में ही निकल के आए। अब देखते हैं आगे। जो मैं बेटा कह रही थी कि यहाँ पे मेरे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, ठीक है। तो हमारे पास लेट अस यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो हमारे पास मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो लॉ होता है उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो इसका यूज करने वाले हैं, तो ये हमारे पास लॉ होता क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ change of linear momentum is equal to the total force on the fluid masses। जो मेरे पास फ्लूइड मासेस है उस पर जो टोटल फोर्स है वो मेरे पास इक्वल होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो, मैंने जब शुरू में निकाला था यहाँ पे दिस इनर्शियल फोर्स, तो इनर्शियल फोर्स को हम क्या बोल रहे थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि जो मेरे पास लीनियर मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो ये मेरे पास है ना, देखो ये है ना मेरे पास, या आप एफ आई रख लेते हैं पहले, एक मिनट बार बार बैठ करो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मेरे पास लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो मैंने इनर्शियल फोर्स निकाला है वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द फ्लूइड मास। जो मेरे पास फ्लूइड मासेस पे जो टोटल फोर्स है, तो टोटल फोर्स देखो इनर्शियल फोर्स तो यहाँ पे आगे जो हम ले रहे हैं वो इक्वल टू होगा मेरे पास यहाँ पे बॉडी फोर्स के प्लस के सरफेस फोर्स के। ये चीज़ बोल रहा है मेरे पास जो मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो लॉ होता है वो ये कहता है कि मेरे पास दिस इक्वल टू दिस, कि मेरे पास फ्लूइड मास पे जितना भी फोर्सेस है, तो वहाँ पे बॉडी फोर्स भी है सरफेस फोर्स भी है, तो उनका टोटल, तो टोटल क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, वो इक्वल होगा हमारे पास
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो इनर्शियल फोर्स हमने निकाला है उसके इक्वल होगा। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है बेटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, ये है, और इस पूरे की वैल्यू यहाँ से देखो ये है। ठीक है, तो मेरे पास जो पीछे इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर कौन कौन सी है बेटा, 1 है एंड 2 है, और लास्ट में मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 है। तो इन तीनों से मेरे पास दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे कंजर्वेशन, जो मोमेंटम की कंजर्वेशन लॉ है, वो ये कहता है कि दिस इक्वल टू इन दोनों का टोटल, जो फ्लूइड मास पे मेरे पास फोर्सेज है उनका टोटल। मेरे पास ये है, इन दोनों का मैंने कर दिया यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो आपको ये मैंने इजी वे में समझाया कि क्या है। ठीक है, मतलब ये जो लॉ है ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो मेरे पास ये इनर्शियल फोर्स जो हमने निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो इक्वल टू होगा बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा एक चीज लिखी हुई है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि सिंस डी टाउ इज एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट। ऑब्वियसली क्या है, मेरे पास आर्बिट्रेरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे है मेरे पास ये वाला मैंने लिया, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, चेंजेस होते हैं उसमें। ऐसा कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स, आर्बिट्रेरी मतलब चेंज होता रहता है। मेरे पास ये एलिमेंट लिया, तो ये भी तो हो सकता है वॉल्यूम, ये वाला भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, चेंज हो जाएगा, तो उसी को बोला उन्होंने आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो अगर मेरे पास डी टाउ आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट है, तब मेरे पास जो वॉल्यूम वाला पोर्शन है, देखो ये वाला, ये दिस इक्वल टू दिस, दिस, ये वाला पोर्शन सिर्फ, और आई कैप तो रहेगा, आई कैप दिस, दिस और दिस। जो मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया डी टाउ, ये हट जाएगा, और सिर्फ जो इनके अंदर का पोर्शन है, दिस इक्वल टू दिस, आई कैप दिस, ये वाला दिस और ये और दिस। ठीक है, दूसरी तरीके से, एक तो ये बता दें कि आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट है, तो आप इस तरीके से कर लो। दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ, जोन सा आपको कंफर्टेबल लगे वो करना। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब यही है कि मेरे पास दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस दिस, इन सबका मतलब ये हट जाएगा। या दूसरा आप चीज़ देख लो, जैसे इक्वेशन में करते हैं एक्स प्लस के डी वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस के डी वाई, तो हम इनके कोफिशिएंट को देख लेते हैं ना, एक्स एक्स के, तो ए इक्वल टू सी दिस। तो ऐसे ही देख लो, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है बीटा, और इधर से दिस, और इधर से अगर मैं कॉमन लूँ ये, तो मेरे पास दिस, ये और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा जो मेन मतलब तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास है वॉल्यूम डी क्यू अपॉन डी टी डी टाउ, जो ये इधर है सबका सब इधर माइनस में ले आओ। ठीक है, इधर भी वॉल्यूम आ गया मेरे पास, ये आ गया प्लस के दिस, और यहाँ पे दिस। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया पी एक्स डी टाउ वेक्टर माइनस आई कैप वॉल्यूम इंटीग्रल दिस पी वाई डी टाउ आई जेड डेल टाउ पी जेड डी टाउ इक्वल टू 0। सबका सब हम इधर ले आए। अब देख लेते हैं यहाँ पे दिस माइनस दिस, ये पूरा माइनस में, ये पूरा माइनस में ये। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं वॉल्यूम वाला पोर्शन सब में से बाहर ले लूँ, मेरे पास अंदर ये बचेगा, सब में है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, दिस। देखो बेटा, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ पे ये बाहर ले ली मैंने। ठीक है, अब अंदर मेरे पास ये बचा। अब यहाँ पे देखो माइनस के दिस, ठीक है, और ये है साथ में, फिर माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में है दिस, और फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास दिस, और यहाँ पे दिस।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्लोज और ये बाहर इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आप देखना बेटा, ये सब मैंने बाहर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल बाहर आ गया, रिमेनिंग मेरे पास ये बचा, यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे ये और ये बचा, यहाँ पर ये और ये पोर्शन बचा, यहाँ पर ये और ये पोर्शन बचा, और ये सब में भी है ये बाहर इक्वल टू 0। अगर आपने देखा हो कि मेरे पास इस तरीके से करके, और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने x मान लिया या कुछ भी मान लो आप, ठीक है, मैंने x f मान लिया, ओके, और यहाँ पे मेरे पास डी भी इक्वल टू 0, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो है मेरे पास वो इक्वल टू 0 आ रही है, टोटल की वैल्यू 0 आ रही है। तो टोटल की वैल्यू कब 0 आएगी? जब मेरे पास ये इक्वल टू 0 होगा, तभी तो पॉसिबल है ना, ठीक है, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा? जब ये 0 बन जाएगा ना, f 0 बन जाएगा, तभी मेरे पास इस टोटल की वैल्यू 0 आ सकती है। अदरवाइज टोटल मतलब पूरा का पूरा टोटल वॉल्यूम हम निकाल के चल रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा पोर्शन निकाल रहे हैं, अगर वो 0 आ रहा है, वो कब 0 आएगा? जब इसके अंदर वाला पोर्शन 0 हो, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज करना है कि मेरे पास ये मतलब टोटल है, तो ये टोटल पूरा का पूरा 0 कब आया होगा? जब मेरे पास ये अंदर वाला पोर्शन इक्वल टू 0 हुआ होगा, तभी इसका टोटल 0 आया होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रो डी क्यू अपॉन डी टी माइनस दिस माइनस दिस, और ये हो गया मेरे पास, थोड़ा सा राइटिंग ऐसी हो रही है, ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आ रही है, इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि टोटल इक्वल टू 0 है, वो तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास ये वाला पोर्शन 0 होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास दिस इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? सिंपल सी चीज़ है, मैं ये इधर ले लूँ, और ये सब की सब माइनस माइनस वाला ये इधर चले जाएगा, तो मेरे पास रिमेनिंग यही बचेगा, देख लो आप, ये यहाँ पर रहा, ठीक है, ये माइनस में ये इधर चल जाएगा, प्लस में ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस में ये भी, तो दिस इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 8। बात समझ आई? यहाँ तो आप सिंपल ही इसके पंगे में ही मत पड़ा, सिंपल सा कह दो कि मेरे पास जो यहाँ पे ये डी टाउ जो है ये एलिमेंट्री वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी, सॉरी एलिमेंट्री नहीं, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट है। अब आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट है तो इसका मतलब दिस ये पोर्शन आ जाएगा, या आप कह सकते हो कि मेरे पास ये है, ये सब इधर लेके गए, ये कॉमन ले लिया, अब ये पूरा का पूरा टोटल इक्वल टू 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला पोर्शन इक्वल टू 0 होगा। ओके बेटा, तो दोनों में से जोन सा भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये वाला अच्छा लगे या ये वाला अच्छा लगे, जोन सा भी बेस्ट लगे आप उसको कर लेना, ठीक है। इसमें तो सिंपल एक साइड लेके सब टोटल इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी पॉसिबल है जब दिस इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा ये कह दे कि आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट है, तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब आगे चलते हैं, इतना पोर्शन तो मेरे पास आ गया। अब देखो, जो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फ्रॉम यूजिंग द वैल्यूज ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड। जो मेरे पास यहाँ पे पी एक्स वैक्टर है, यहाँ पे वेक्टर लगा दो, पी एक्स वैक्टर, पी वाई वैक्टर, पी जेड वैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन की ही है, पर ये मेरे पास वेक्टर में है, तो हम अपने यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैं रेड से कर रही हूँ, दिस वैल्यू, दिस और ये। अब हम इन वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखो इन बेटा, इन पोर्शंस को हमें निकालना है, इतना क्लियर हो गया। तो इनको निकालने के लिए हमारे पास, ये तो मुझे पता है डेल क्या होता है, मुझे ये और ये इनका भी पता है, ऊपर हमने डिफाइन किए हुए हैं, देखो ये तीनों डिफाइन किए हुए हैं। अब हम इन दोनों की हेल्प से हम इनको फाइंड करते हैं। अब ये कैसे आया वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा इसको। देखो ये कैसे निकला, डेल डॉट पी एक्स वेक्टर, ठीक है। अब देखो डेल मेरे पास क्या होता है, आई कैप ऐसे होता है ना, आई जे के उस तरीके से, बट यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना बेटा,
हम आई एक्स कैप, आई वाई कैप, आई जेड कैप, तो इसी उसमें लिखेंगे हम, ठीक है, आई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कल अपॉन कल एक्स, ओके, प्लस के आई वाई कैप, कल अपॉन कल वाई, प्लस के आई जेड, कल अपॉन कल जेड। मेन रोल वही है, आई जे के कैप करते हैं ना, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, आई जो होता है एक्स में होता है, जे जो होता है वो वाई के लिए होता है, जेड जो जो यहाँ पे के होता है वो जेड के लिए होता है। तो इस तरीके से लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। पर हम यहाँ पे इस तरीके से नोटेशन लेके चल रहे हैं तो वही काम सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, पी एक्स। अब देखो याद करने की नीड नहीं है, पी एक्स है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले ये लिखो आप यहाँ पे, मैं सबसे पहले लिखूंगी ये वाला पोर्शन, ठीक है, लिख दिया इतना, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे वैसे कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर मेरे पास पी एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स, फिर मेरे पास एक्स वाई जेड, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया, ये यहाँ से मेरे एक्स और जेड, इतना क्लियर। अब हमें डॉट प्रोडक्ट का तो फंडा आपको पता ही है, फंडा क्या होता है हमारे पास, सेम का सेम के साथ, सेम का सेम के साथ, सेम का सेम के साथ। क्यों, सेम का सेम के साथ वैल्यू 1 देता है और दूसरे के साथ वो जो वैल्यू देता है वो 0 बन जाता है। मतलब इसका अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो वो 0 बन जाएगा, इसका करूँगी तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सेम का सेम के साथ चलना है पंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, सेम का सेम के साथ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आई एक्स कैप डॉट आई एक्स कैप, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा कल अपॉन कल एक्स, ये पहले लिखा जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, प्लस कल अपॉन कल वाई, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, 0 नहीं 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेम का सेम के साथ। तो यहाँ पे कल अपॉन कल वाई, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई, फिर यहाँ पे कल अपॉन कल जेड, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स जेड। अब देखो क्या बेटा, यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दिस इक्वल टू कल अपॉन कल एक्स सिग्मा एक्स एक्स, कल अपॉन कल वाई सिग्मा एक्स वाई, कल अपॉन कल जेड सिग्मा एक्स जेड, ठीक है। ये आपके नोट्स में भी देख लेना, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। सिमिलरली जब हम ये निकालेंगे तो यहाँ पे भी आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ये y हो जाएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, y, यहाँ पे ये वाला पोर्शन सिर्फ y हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ यहाँ पे y हो जाएगा और सब सेम है। तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे y और यहाँ पे y, तो देख लो सिग्मा कल अपॉन कल एक्स सेम है, सिग्मा वाई एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा वाई जेड। ये याद करने का तरीका, मतलब ध्यान करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में लिखने में टाइम ना लगे, सिंपल। फिर जब हम इस पे जाएंगे, यहाँ पे जेड है बेटा, ये चीज़ ठीक कर लेना आप, ओके। अगर आपके नोट्स में मिस्टेक है, देखो कल अपॉन कल एक्स कल अपॉन कल वाई, ये सब सेम है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास होगा जेड। दूसरा कलर ले लेते हैं, खिचड़ी तो पकी रही है, दूसरा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जेड जेड जेड, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जेड एक्स जेड वाई और जेड, तो किस तरीके से, मतलब एक चीज आपने निकाली उसी के बेस पे सारा निकाल के दिखा दिया, ठीक है बेटा। ओके, ये चीज समझ आ गई। अब जो ये वैल्यू मैंने निकाली है उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे पास यहाँ पे क्यू वेक्टर है, मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर, इसको इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, दिस प्लस के। अभी वो आई जे के वाला फंडा नहीं चल रहा, ये वाला फंडा चल रहा है, बात सेम है, ठीक है। और डब्ल्यू ये, ओके। और ये भी मेरे पास इस तरीके से, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स के लिए है तो यहाँ पे दिस, y के लिए है तो यहाँ पे दिस, और z के एक्स जेड है तो यहाँ पे दिस, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई और ये वाली वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे ये सारी पुट करेंगे, फिर देखेंगे कंपैरिजन करके, ठीक है।
तो पूरा कंपैरिजन करने के बाद मेरे पास ये 3 वैल्यू निकल के आएंगी, इनको बोलेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब देखो बेटा, ये सारी की वैल्यू पुट करने पर हमें ये मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा वो चीज़ हम देखते हैं। मैं पीछे ही पुट करूँगी, फिर यहाँ पे आपको दिखा दूँगी कि ये निकल के आया। ठीक है बेटा, तो हम यहीं पर करते हैं क्योंकि सारी की सारी वैल्यू यहीं पर रखी हुई है, तो यहीं पर हम पुट करेंगे। क्लियर, हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, रो मेरे पास एज इट इज़ है, यहाँ पे d/dt। अब क्यू वेक्टर की जगह मैं ये पुट कर दूँ बेटा, यहाँ पे u i कैप x प्लस के v, बस i j k की जगह, मतलब j और k कैप की जगह हमने ये वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दे लेना बस, और कुछ नहीं। और सेम प्रोसेस वही है। और यहाँ पे दिस y और w दिस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, ये मेरे पास आ गया। अब दिस इक्वल टू रो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये बॉडी फोर्स पर यूनिट मास वाला क्वेश्चन, तो ये मेरे पास इसके इक्वल है दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख दो, कैपिटल एक्स आई कैप एक्स प्लस के कैपिटल एक्स वाई, मतलब ये नीचे की साइड है। ठीक है, दिस, और ये एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया बेटा। अब देखो, ये चीज़ मैंने रख दी, इसको यहीं पे लगा देते हैं। हाँ, ओके। अब प्लस, अब मेरे पास ये इसकी वैल्यू क्या निकली मेरे पास, पूरी की पूरी टोटल ये। तो मैं यहाँ पे, ये मेरे पास है यहाँ पे दिस, और यहाँ पे मैं रखूँगी ये पूरी की पूरी वैल्यू, सिग्मा कल अपॉन कल एक्स, सिग्मा एक्स एक्स कल अपॉन कल वाई, सिग्मा एक्स वाई कल अपॉन कल जेड। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एक्स ही है और यहाँ पे आ जाएगा जेड। ठीक है, कल अपॉन कल जेड। सिमिलरली यहाँ पे ये लिख दो, और लास्ट में मेरे पास है दिस। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगी, पहले मैं रखूँगी कल अपॉन कल एक्स, कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन कल जेड। ठीक है, यहाँ पे भी कल अपॉन कल एक्स। स्पीड रखनी है ना एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या y वाला पोर्शन है, तो सिग्मा y सिग्मा y सिग्मा y सिग्मा z सिग्मा z सिग्मा z, यहाँ पे x y z x y z। ठीक है, तो यही चीज़ आप देख लो, यहाँ पे वही चीज़ है, z x z y z z y z। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे मतलब अगर आपका पेज आगे पीछे हो रहा है ना, तब भी आपको ध्यान रखने की नीड नहीं है कि पीछे पलट के देखो। आपको सिंपल सा फंडा ये होना चाहिए कि पी एक्स है तो एक्स एक्स एक्स, फिर एक्स वाई जेड तो लगना, पी वाई है तो पी वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई जेड जेड वाला पोर्शन, और फिर एक्स वाई जेड लगा देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे किया क्या है, हमने क्या करना, इधर से आई कैप वाला पोर्शन, एक्स आई कैप ये वाला पोर्शन ले लेना। इधर से मैं लूँगी तो मेरे पास इधर बचेगा रो डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, फिर ये वाला जे कैप, क्योंकि जे कैप पे हाथ बैठा हुआ ना, तो यहाँ पे दिस। अब ये वाला लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, रो डी वी अपॉन डी टी प्लस, फिर यहाँ से अगर मैं लूँगी तो ये रो, और यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, कोई टेंशन यहाँ तक? ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल सी चीज़ है, आपको ये वाले एक साइड करने हैं, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और यहाँ पर ये वाले एक साइड करने हैं आपको, एंड ये वाले एक साइड करने हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। जैसे हम बचपन में करते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी जेड, इधर भी मेरे पास हो जाएगा डी एक्स प्लस के ई वाई प्लस के एफ जेड। तो हम कंपैरिजन करते हैं ना, एक्स का एक्स इस तरीके से कोफिशिएंट का, तो वही पोर्शन हमने यहाँ पे करना है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे जब हम इधर देखेंगे तो इधर मेरे पास क्या है, इसके साथ वाला रो और कैपिटल ये वाला पोर्शन। ठीक है, और पूरा का पूरा ये है प्लस में कल अपॉन कल एक्स
कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन कल जेड। यहाँ पे मेरे पास प्लस साइन यहाँ पे और यहाँ पे है, तो सिग्मा यहाँ पे ये है ना एक्स वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ये आएगा, रो तो ये बाहर है और यहाँ से आएगा मेरे पास एक्स वाई। ओके, एंड ये पूरा का पूरा पोर्शन कल अपॉन कल एक्स सिग्मा दिस, कल अपॉन कल वाई सिग्मा वाई वाई, और प्लस इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कल अपॉन कल जेड सिग्मा वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे जेड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिस एंड दिस, ये वाला, और ये पूरा का पूरा आएगा। मतलब हमने क्या करना, आई एक्स कैप, आई वाई कैप और आई जेड कैप, इन तीनों के जो जो चीज़ें कॉमन मतलब वो सब अलग अलग कर देने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कल अपॉन कल एक्स सिग्मा जेड एक्स प्लस कल अपॉन कल जेड सिग्मा जेड वाई, कल अपॉन कल जेड सिग्मा जेड। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गया। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके मेरे पास क्या क्या निकलेगा, अब देखना यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास अगर मैं इसका करूँ कंपैरिजन, मेरे पास दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से रो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो ये दिस, ठीक है, कल अपॉन कल एक्स सिग्मा एक्स एक्स प्लस कल अपॉन कल वाई सिग्मा एक्स वाई प्लस कल अपॉन कल जेड सिग्मा एक्स जेड। निकल गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ से दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, तो मेरे पास रो डी वी अपॉन डी टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, रो एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे वाई कल अपॉन कल एक्स सिग्मा वाई एक्स प्लस कल अपॉन कल वाई सिग्मा वाई वाई कल अपॉन कल जेड सिग्मा वाई जेड। ठीक है बेटा, अब यहाँ से रो लास्ट वाला ये वाला पोर्शन और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो ये वाला पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा कंपैरिजन करके, कल अपॉन कल एक्स सिग्मा जेड एक्स कल अपॉन कल जेड, यहाँ पे वाई आएगा, मैंने जेड लिखा हुआ, ये सही कर लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि एक्स वाई जेड करके चल रहे हैं ना, सिग्मा जेड वाई और कल अपॉन कल जेड सिग्मा जेड जेड। अब आप चेक करना क्या जो हमारे पास आगे क्वेश्चन आ रही वो यही आ रही, तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी टी, देखो रो डी यू अपॉन डी टी रो एक्स एक्स प्लस कल अपॉन कल एक्स कल अपॉन कल वाई कल अपॉन कल जेड सिग्मा एक्स एक्स वाई सिग्मा एक्स जेड। देख लो आप, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स जेड, सेम यही आई। सिमिलरली नेक्स्ट देख लो, रो डी वी अपॉन डी टी, तो रो एक्स वाई और ये चीज़, ठीक है, सेम वही चीज़ है, वाई वाई दिस सेम। तो किस तरीके से निकाली वो चीज़ समझ आ गया। सिंपल सा क्या किया इन्होंने बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये जो चीज़ थी इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की और इनकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट की। फिर मैंने क्या किया, आई एक्स कैप आई वाई कैप आई जेड कैप, मतलब इन सबके अलग अलग कर दिए, फिर इनको कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करते ही मेरे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब ये चीज समझ आ गई बेटा यहाँ तक आपको। दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेस कंपोनेंट। अब देखो ये भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है। अब ये किसकी टर्म्स में, स्ट्रेस कंपोनेंट, कौन से मेरे पास, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई, ये मेरे पास स्ट्रेस के ही तो कंपोनेंट है, तो ये चीज़ है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये चीज़ ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे
अब मेरे पास जो ये वाला पोर्शन आया है, इधर वाला, ये वाला जो पोर्शन आया है, इन्होंने इसकी हेल्प से अब आगे सॉल्व किया है। अब देख लेते हैं पहले क्या है हमारे पास, तब आगे चलते हैं। तो मेरे पास हमने जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी, ये टॉपिक है हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर निकल के आया था, डी अपॉन डी टी इक्वल टू कल अपॉन कल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट डेल। तो ये मेरे पास वहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर निकल के आया था, तो इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी जगह मैंने ये देखो डी अपॉन डी टी तो एज इट इज है इक्वल टू कल अपॉन कल टी भी एज इट इज है, पर इसकी जगह इन्होंने ये चीज़ रख दी। ये कैसे रख दी वो चीज़ ध्यान से समझना बेटा। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्यू वेक्टर। अगर मैं जनरली इसमें ना देखे, जनरली देखें तो मेरे पास ये होता है, यही होता है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और डेल मेरे पास जो होता है आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस के जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड। मैं जनरली बता रही हूँ जो हम अब तक करते आए, इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो वही आ जाएगा, पर जो हम अब तक करते आए उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो मैं डॉट प्रोडक्ट जब निकालूंगी बेटा तो सेम का सेम के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो इसका इसके साथ मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे ये हटा दो, मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी। तो सेम का सेम के साथ, ये फंडा होता है हमारे पास। तो आई कैप का आई कैप के साथ निकालेंगे, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो यहाँ पे देखो ये पहले आ रहा है तो इसको पहले रखेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में जो पहले आता है उसको पहले, बाद वाले को बाद में, फिर इसको पहले इसको बाद में, फिर इसको पहले इसको बाद में। इतना क्लियर हो गया। और आई कैप डॉट आई कैप मेरे पास 1 बन गया, जे कैप डॉट जे कैप मेरे पास 1 बन गया, के कैप डॉट के कैप भी 1 बन गया। मेरे पास ये बचा और यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये मैंने किस तरीके से निकाला, आपको समझ आ गया बेटा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, कौन सा स्टेप कहाँ से आया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने ये निकाला था, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब साथ में यहाँ पे क्या है, एंड द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेट ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन। मतलब हम जो ये यूनिट है ना, इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है एंड देन रेट ऑफ स्ट्रेन है। तो उसमें यहाँ पे कुछ रिलेशन है इनके बीच में, तो वो बताया हुआ है। अब देखो मैं आपको बता रही थी ना, ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, तो इनमें क्या है, जब यहाँ पे ये सेम होंगे, देखो सिग्मा एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, जो ये सेम वाले हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्मल या डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। और जो इसके अलावा जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। तो जो हमारे पास ऊपर मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर मैं बता रही थी ना, ये तो जो सेम वाले हैं इनको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल या डायरेक्ट स्ट्रेस, और जो और हैं उन सबको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ तक तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखो ये हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन का मतलब पूरा डेरिवेशन है, पूरा प्रूफ है। हमें यहाँ पे सिंपल इसका यूज करना है, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। तो रिजल्ट को किस तरीके से माइंड में सेट करना है वो चीज़ ध्यान देना, ठीक है बेटा, ओके। ये चीज़ मैंने बता दें, नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस हो गई, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे मैं पहले आपको ये चीज़ और बता देती हूँ, रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गामा एक्स वाई, गामा वाई जेड, गामा जेड एक्स, ये भी मेरे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन के, ये। और इनकी वैल्यू जो होती है मेरे पास किस तरीके से होती है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखो एक्स वाई और जेड, यू वी डब्ल्यू, इतना क्लियर हो गया। तो जब मैं एक्स वाई की बात करूंगी तो मेरे पास आएगा यू वी, तो एक्स वाई की बात करूंगी तो आएगा यू वी, ठीक है। तो एक्स वाई की बात करा, आया यू वी। अब देखो आना कैसे है, पहले बता देती हूँ। वाई जेड की बात करूंगी तो आएगा वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। जेड एक्स की बात करूंगी, जेड और एक्स की, तो यू डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू। इतना क्लियर तो आपको हो गया ना, ठीक है, कैसे आना है। अब देखो करना कैसे है, इनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक ढूंढनी है कि माइंड में कैसे सेट हो और एग्जाम में हम जल्दी से जल्दी कैसे लिखें, ठीक है। देखो यहाँ पे
एक्स है तो कल अपॉन कल एक्स, वाई है कल अपॉन कल वाई, वाई है कल अपॉन कल वाई, जेड है तो कल अपॉन कल जेड, कल अपॉन कल जेड यहाँ पे ये रहा, और कल अपॉन कल एक्स, कैसे भी लिख दो नो इशू, ठीक है, पर ये होना चाहिए जो यहाँ पे है कल अपॉन कल अपॉन। अब देखो जब यहाँ पे एक्स आया तो एक्स के पास मेरे पास क्या है यू, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्स यहाँ पे जो आएंगे, देखो यहाँ पे एक्स का आएगा यू और वाई का आएगा वी, इतना ध्यान रखना। तो मुझे x के साथ v लेना है और y के साथ u लेना, अपोजिट कर देना, x के साथ v, y के साथ u, ठीक है, इस तरीके से। y z है यहाँ पे, ठीक है, तो y के साथ मेरे पास v होता है, z के साथ w होता है, तो मुझे अपोजिट कर देना, y के साथ w लगेगा और z के साथ v लगेगा, इतना क्लियर। यहाँ पे w है, यहाँ पे मेरे पास u है, तो z के साथ u लगेगा, x के साथ, देखो z के साथ u लगा और x के साथ w लगा, तो अपोजिट करके चलना है और ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ बन के आ जाएगी। ओके बेटा, एक बार और बता देती हूँ, कल अपॉन कल एक्स, कल अपॉन कल वाई लिखो, कल अपॉन वाई लिखो, कल अपॉन जेड लिखो, जो यहाँ पे कल अपॉन कल करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो एक्स और वाई है तो मतलब यू और वी है, तो एक्स के साथ वी मतलब अपोजिट कर देना, एक्स के साथ वी, वाई के साथ यू, वाई और जेड है तो वाई के साथ डब्ल्यू, जेड के साथ वी, जेड एक्स है तो जेड के साथ यू और एक्स के साथ डब्ल्यू, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कंपोनेंट ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन का, ठीक है। अब देखो ये चीज पहले ये लिखनी है फिर ये लिखनी है, तो अब देखो आप इनको याद करने बैठोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, फिर याद करके शायद भूल ना जाओ, तो इनको भी याद रखने का ट्रिक है, सिर्फ आपको एक याद करना है, एक माइंड में याद, मतलब उसको ध्यान रख लेना कि ये चीज़ होती है, उसके ही बेस पे ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे ध्यान देना है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड, हमने सिग्मा एक्स एक्स का याद कर लिया, यहाँ पे 2 म्यू कल यू अपॉन कल एक्स प्लस डेल और लैम्डा डेल डॉट क्यू वेक्टर माइनस के पी, इतना याद कर लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो इसी के बेस पे मैं ये दोनों बना दूंगी, ये सेम है, यहाँ पे देखना ये सेम है, यहाँ पे ये सेम है, तीनों में सेम सेम लिखना है। फिर यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स है तो कल अपॉन कल एक्स, सिग्मा वाई वाई है कल अपॉन कल वाई, सिग्मा जेड जेड है कल अपॉन कल जेड। अब फिर मेरे पास एक्स का यू, जैसे मैंने बताया था एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, तो एक्स का यू, वी वाई का वी, जेड का डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, और ये तीनों में सेम, एक याद किया तीनों का काम पक्का हो गया, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना होगा सिग्मा एक्स एक्स इक्वल टू होता है 2 म्यू कल यू अपॉन कल एक्स प्लस डेल और लैम्डा डेल डॉट क्यू वेक्टर माइनस के पी, ये सब में सेम होगा, ये सब में सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे कल अपॉन कल एक्स, कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन कल जेड, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इतना क्लियर। ये फंडा आप ध्यान रखना। ये तो निकाल लिया हमने नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस वाले। अब मेरे पास सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स है, शेयरिंग स्ट्रेस, इनका क्या होता है, ये होता है मेरे पास यहाँ पे सब में क्या होता है, देखो सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई जेड और सिग्मा जेड एक्स, ये है, तो सब में म्यू म्यू है। साथ में जो मैंने ये बताए हैं कंपोनेंट रेट ऑफ स्ट्रेन के, ये है साथ में, और जो यहाँ पे है वही, देख लो आप। अब इनकी वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दी है कैसे निकालना है। अब इसकी जगह ये पुट कर दो, ये देखो कल यू अपॉन कल वाई, कल वी अपॉन कल एक्स, इसकी जगह ये पुट करो, यही है, इसकी जगह ये पुट करो, यही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ध्यान देना है। ये जो है कल अपॉन कल, कल अपॉन कल, कल अपॉन कल, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऐसे, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ये मैंने वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू निकाली है, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे,
ठीक है। पुट करने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो है ये पूरा का पूरा पोर्शन, और इसी जो इक्वेशन नंबर ये मेरे पास 10 आएगी, इसी इक्वेशन को हम कहेंगे नेवेल स्टोक्स इक्वेशन फॉर ए विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पे रो डी यू अपॉन डी टी, रो डी वी अपॉन डी टी, ये तो मेरे पास एज इट इज है, इक्वल टू के साइन है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन एज इट इज है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी जगह मैंने वैल्यू पुट की है। अब किस तरीके से की, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कल अपॉन कल एक्स है, कल अपॉन कल एक्स है, और ये पूरा का पूरा इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कल अपॉन कल एक्स है, और मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगी। सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है ना 2 म्यू कल यू अपॉन कल एक्स प्लस के लैम्डा डेल डॉट क्यू वेक्टर माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस के कल पी अपॉन कल एक्स ये वाला पोर्शन अलग ले लिया, माइनस के कल पी अपॉन एक्स अलग ले लिया ये वाला, अब प्लस में कल अपॉन कल एक्स ये मेरे पास एक साथ ही रहा। ठीक है, लैम्डा डेल डॉट क्यू वेक्टर, एक मिनट। ठीक है, ये एज इट इज रहा। और एक काम और किया इसमें, जो मेरे पास लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होती है, माइनस के 2 म्यू अपॉन 3। तो यहाँ पर हम लैम्डा की जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कितनी है 2 म्यू बाय 3, 2 म्यू बाय 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ से इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से सिर्फ म्यू कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ से म्यू कॉमन ले लो, तो कल अपॉन कल एक्स म्यू कॉमन लूंगी, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 2 कल यू अपॉन कल एक्स माइनस 2/3 डेल डॉट क्यू वेक्टर। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कल अपॉन कल एक्स म्यू 2 म्यू अपॉन माइनस 2/3 डेल डॉट क्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे कल अपॉन कल वाई है, कल अपॉन कल वाई है। ठीक है, और इसकी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, प्लस कल अपॉन कल जेड है यहाँ पर, कल अपॉन कल जेड, तो यहाँ पे कल अपॉन कल जेड, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, सिग्मा एक्स जेड की। तो सिग्मा एक्स जेड की मेरे पास ये वाली वैल्यू है, क्योंकि देखो सिग्मा एक्स जेड की मतलब कैसे, यहाँ पे जेड एक्स लिखा हुआ है, सिग्मा जेड एक्स। तो आप सिंपल सी चीज है, अगर मैं सिग्मा एक्स जेड निकालूंगी तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा, यही तो होगा। और मुझे पता है जब इसको हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कल अपॉन कल एक्स प्लस कल अपॉन कल जेड। ठीक है, और x का मेरे पास u होता है, z का मेरे पास w होता है, तो ये यहाँ पर w और यहाँ पे u। तो एक बात देखो बेटा, जो मैंने यहाँ पे सिग्मा zx निकाला और यहाँ पे सिग्मा xz निकाला, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, u कल w अपॉन कल x कल u अपॉन कल z, तो सेम ही तो है। तो इसीलिए इन्होंने जो और 3 है ना वो निकाले नहीं है, क्योंकि इसमें xz की वैल्यू भी यही आएगी सेम, और यहाँ पे zy की वैल्यू भी यही आएगी, और yx की वैल्यू भी यही निकल के आएगी। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो इस चीज को ध्यान देना, निकालने की नीड नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास वैल्यू वही निकल के आ रही है, मैंने आपको एक की वैल्यू निकाल के दिखा दी। ओके, तो यही वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे दिस और दिस, ये तो एज इट इज रहेगा, दिस और दिस। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कल अपॉन कल एक्स, और यहाँ पे सिग्मा वाई एक्स, एक मिनट, कल अपॉन कल एक्स ये वाला यहाँ पे है, कल अपॉन कल एक्स, और सिग्मा क्या है, सिग्मा वाई एक्स। तो मुझे पता है म्यू गामा वाई एक्स। ठीक है, तो म्यू यहाँ पे हो गया,
और इसका क्या करेंगे, कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन कल एक्स, और इसका मेरे पास बी होता है, इसका यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के साथ यू आ जाएगा, एक्स के साथ वी आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल गई। सिंपल सा, आपको मतलब लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या है, फिर आप अच्छे से कर लोगे। कल अपॉन कल वाई, एक मिनट, कल अपॉन कल वाई। अब देखो सेम वही फंडा यहाँ पे करना है जो यहाँ पे किया मैंने। इसकी वैल्यू पुट करूंगी तो माइनस के कल पी अपॉन कल वाई मैं बाहर ले लूंगी, तो मैंने ये बाहर ले लिया, प्लस के कल अपॉन कल वाई रह गया, और यहाँ पे म्यू आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं माइनस के 2/3 रखूंगी, तो मेरे पास ये रह जाएगा, और सब चीजें एज इट इज। देखो ये बाहर आ गया, ये एज इट इज, बस यहाँ पे कल यू की जगह कल बी अपॉन कल वाई, इतना ही चेंज आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ गया मेरे पास कल अपॉन कल जेड और सिग्मा वाई जेड, वही चीज सिग्मा वाई जेड की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, एक मिनट, यहाँ पे कल अपॉन कल जेड सिग्मा वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो ये पूरा बन गया। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट है ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे कल अपॉन कल एक्स और सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड एक्स का ये आ गया कल अपॉन कल जेड, सिग्मा जेड एक्स कहाँ है बेटा, ये रहा, कल अपॉन कल एक्स सिग्मा जेड एक्स, ठीक है। तो कल अपॉन कल एक्स एज इट इज, फिर यहाँ पे म्यू आएगा, म्यू गामा जेड एक्स, ठीक है। तो कल अपॉन कल जेड, कल अपॉन कल एक्स, और जेड का यहाँ पे, एक्स का यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट जो होगी मेरे पास, नेक्स्ट कर देती हूँ, कल अपॉन कल जेड, ये वाला कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन कल वाई वाला पोर्शन इन्होंने रखा हुआ है, ये रहा कल अपॉन कल वाई, और यहाँ पे सिग्मा क्या है बेटा, साथ में सिग्मा जेड वाई, सिग्मा जेड वाई, तो यही म्यू और गामा जेड वाई, तो कल अपॉन कल जेड, कल अपॉन कल वाई, जेड का इधर वाई का इधर, ठीक है। अब मेन चीज रह गया लास्ट वाला, सिग्मा कल अपॉन कल जेड सिग्मा जेड जेड, यहाँ पे देखो जेड कल अपॉन कल जेड, सेम वही चीज आएगी, यहाँ पे म्यू कॉमन आ जाएगा ये, और ये सब चीजें सेम रहेंगी, और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ आई किस तरीके से करना बेटा, सिंपल सा फंडा आपको रखना है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ठीक है। जो मेरे पास सेम सेम वाले ना उनको हमने पहले ले लिया, कल अपॉन कल एक्स, कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन कल जेड, ये वाले पहले ले लिए, और इनकी वैल्यू मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये पी वाले एक साइड आगे निकाल दिए सबसे पहले, देखो पी वाले सबसे पहले निकाल दिए, फिर जो सेम वाले उनको ले लिया, और उनकी वैल्यू इस तरीके से एक की निकाली, सबकी उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ यू की जगह बी, एक्स की जगह वाई, बी की जगह डब्ल्यू, वाई की जगह जेड, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है बेटा, जो और रहते थे। इतना क्लियर हो गया। और यही मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 10 है, इसी को हम बोलते हैं नेविल-स्टोक्स इक्वेशन फॉर ए विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास। देखो नेविल-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसमें से हमारे पास क्या होता है, हमने एक ही वॉल्यूम ले लिया जो इनक्लोज्ड है बाय द सरफेस एज, तो इसमें हमने इस वॉल्यूम का एक एलिमेंट ले लिया जिसका वॉल्यूम ये है मेरे पास, इसका मैंने मास निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर हमारे पास मुझे इसको निकालने के लिए इनर्शियल फोर्स, बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स, 3 फोर्स निकाले, तो मैंने इनर्शियल फोर्स निकाला जिसको मैं इस तरीके मतलब पहले इस एलिमेंट का निकाला, इस एलिमेंट का ये आ गया मेरे पास बाय दिस रिजल्ट, ठीक है। फिर इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो हमने जो ये निकाला टोटल जो निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब जब भी हम टोटल निकालते हैं तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात चली तो वॉल्यूम इंटीग्रल वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। फिर हमारे पास बॉडी फोर्स निकालेंगे, तो बॉडी फोर्स के लिए हमारे पास ये फंडा होता है, तो ये लगा दिया। फिर हमारे पास जो क्या है सरफेस फोर्स, जो भी सरफेस है उसके किसी भी एक एलिमेंट पे हमारे पास सरफेस फोर्स के वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। हमने ये बता दिया ये क्या होता है, ठीक है। ये बताने के बाद हमारे पास ये निकल के ये चीज़ें होती हैं पी एक्स पी वाई पी जेड वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये बेटा जेड वेक्टर है, ठीक है, ये चीज़ें होती है मेरे पास। फिर मुझे जो टोटल चाहिए वहाँ पे तो एलिमेंट का है,
अब देखो जब टोटल की बात करें सरफेस के ऊपर करें तो सरफेस इंटीग्रल लगेगा, यहाँ पे वो लगा दिया। बट मुझे दो वो क्या नाम है इनर्शियल जो फोर्सेस है और जो हमारे पास बॉडी फोर्स है वो दोनों मेरे पास वॉल्यूम में है। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल आ रहा, तो इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, तो वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से वो चेंज कर दिया हमने। फिर हमारे पास जो मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ होता है वो क्या कहता है कि जो मेरे पास इनर्शियल फोर्स वाला जो रेट ऑफ चेंज वाला बोल रही मैं लीनियर मोमेंटम वो इक्वल टू होता है जो हमारे पास फ्लूइड मास पे जो फोर्सेस लगते हैं टोटल। तो मेरे पास यहाँ पे बॉडी फोर्स लगा, सरफेस फोर्स लगा, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और सिंपल सी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो मेरे ये जो डी टाउ है ये मेरे पास आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट है, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, इतना क्लियर हो गया। फिर हमारे पास जो यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड हमें ऊपर दे दिए, तो मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना भी बता दिया। सिंपल सा फंडा आपको रखना, कल अपॉन कल एक्स, कल अपॉन कल वाई, कल अपॉन जेड। तो यहाँ पे पी एक्स है तो सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स और एक्स वाई जेड। इस तरीके से एग्जाम में करने की नीड भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सिंपल पेन चलाते चले जाना। ओके, क्योंकि इसमें मेरे पास कल अपॉन एक्स, कल अपॉन वाई, कल अपॉन जेड, कल एक्स ये सेम है सब में। ठीक है, फिर यहाँ पे पी एक्स है तो सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स, पी वाई है तो सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सिग्मा जेड, फिर सब में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड लगा दो। ये निकल के आ गया आपके पास। आपको पता है यू वेक्टर मेरे पास ये होता है, एक्स वेक्टर मतलब इस तरीके से, क्यू वेक्टर यूनिक क्यू वेक्टर ये होता है, ये होता है, ये निकाला। अब इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको सिंपल वो चीज़ ध्यान रखनी, रो डी ओ अपॉन डी टी, रो डी वी अपॉन डी टी, रो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रो पी रो एक्स एक्स, रो एक्स वाई, रो एक्स जेड। इस तरीके से ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है बेटा, इस तरीके से। फिर कल अपॉन कल एक्स, कल अपॉन कल वाई जेड, वही वाला पूरा रख देना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये एक बार ये रख देना, एक बार ये रख देना, एक बार ये रख देना। ये निकल गई क्वेश्चन नंबर 9। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ऑफ मोशन है ये स्ट्रेस के कंपोनेंट में है। जो मेरे पास ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई ये स्ट्रेस के कंपोनेंट है। ठीक है, इनके टर्म्स में आ गया। अब यहाँ पे ठीक है, ये अभी कहीं यूज़ नहीं हुआ, ये बाद में यूज़ होता है, जो इसमें अगर आगे कुछ निकालना होता तभी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये है क्या नाम है, ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई ये जो है, तो इन्हें हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेस है और रेट ऑफ स्ट्रेन है इनके बीच का हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा। तो इनको जो सेम सेम होते हैं इनको हम नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं और सबको शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक ध्यान रखा, उसकी बेस पे सारा याद कर लिया। फिर हमें ये चीज़ पता है हमें यहाँ पे म्यू होना चाहिए और जो है यहाँ पे रेट ऑफ स्ट्रेन लगा देने, और इनको किस तरीके से ओपन करते हैं वो चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, इन सबको पुट करने के बाद आपको मैंने ये बता दिया ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। जो माइनस पी वाला वो एक साइड ले लिया, फिर जो मतलब सेम सेम वाले हैं वो यहाँ पे ले लिए और जो बचे उनको इधर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास नेवेस्टोइक इक्वेशन फॉर ए विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए निकल के आ गई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि हमें क्या क्या निकालना है और कैसे करना है। आपको सिर्फ माइंड में ये चीज़ें सेट रखनी है बेटा, इनर्शियल फोर्स, बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स, इनर्शियल को दोनों के सम के बराबर रखना है। ठीक है, फिर आपको जो शेयरिंग स्ट्रेस और ये रेट ऑफ स्ट्रेन है इनका मतलब कॉम्बिनेशन उसमें लगा के रख अप्लाई करते चले जाना, लास्ट में आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही ट्रिक पे रख लेना और चुटकियों में आप इसको कर दोगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।